दुबई के पास तकरीबन 300 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें बुर्ज खलीफा नंबर 1 पर है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का एजाज़ भी हासिल है। लेकिन काफ़ी अरसा पहले यहाँ पर सिर्फ रेत के रेगिस्तान हुआ करते थे। यहाँ के लोगों का काम मछली पकड़कर बेचना और उसी से गुजारा करना था। मगर फिर वक्त इतनी तेज़ी से बदला कि इन रेतले रेगिस्तानों में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इंटरनेशनल मयार की सड़कें और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनीज ने अपने हेड ऑफिस खोलना शुरू किए। दुबई की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज बेंज, फरारी जैसी कारें आती हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ कि एक रेगिस्तान में दुनिया का सबसे जदीद और मॉडर्न शहर बन गया? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई के पास ऑयल के ज़खायर हैं जिन्हें बेचकर उसने इतनी तरक्की की, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऑयल दुबई की जीडीपी में सिर्फ 1% रेवेन्यू जनरेट करता है। दुबई की तरक्की का राज समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जियोग्राफी समझनी होगी। ये है मुत्तहिदा अमारात, जिसे UAE भी कहा जाता है, जो 7 मुख्तलिफ स्टेट से मिलकर बना है। पहले मुत्तहिदा अमारात यानी कि UAE नहीं था। इस इलाके में कई दूसरी स्टेट थी और हर स्टेट का अपना हुक्मरान था, जिसे शेख कहा जाता था। और इस पूरे इलाके को, जहाँ पर आज UAE है, इसे शेख डम कहा जाता था। उस वक्त दुबई कोई अलग स्टेट नहीं था, ये अबू धाबी का ही हिस्सा था। 1833 में शेख मखदूम बिन बता इस इलाके में आबाद हुआ और बाद में इन्होंने दुबई की अबू धाबी से अलहदगी का ऐलान किया और इसे एक आज़ाद स्टेट डिक्लेयर करके खुद यहाँ के हुक्मरान बन गए। आज भी दुबई पर शेख मखदूम बिन बता के ख़ानदान की हुक्मरानी है। 19वीं सदी में ब्रिटिशर सुपर पावर थे और हिंदुस्तान पर भी उन्हीं की हुकूमत थी। ब्रिटिशर्स मुंबई से लंदन जाने के लिए इन्हीं रियासतों के पास वाले समंदर को इस्तेमाल किया करते थे। क्योंकि ये रियासतें छोटी छोटी थी तो ये एक दूसरे से लड़ती झगड़ती रहा करती थी। ब्रिटिशर्स ने इस रास्ते को महफूज बनाने के लिए इन तमाम रियासतों से मुआहदे कर रखे थे, ताकि ये भी अपनी तिजारत सुकून से कर सकें और वो भी इजीली इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकें। ब्रिटिशर्स इन रियासतों को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया करते थे, जिसके बाद ये रियासतें ब्रिटिशर्स की ट्रूशल स्टेट कहलाने लगी। उसी ज़माने में इन रियासतों के अंदर कहीं कहीं से तेल के ज़खायर मिलना शुरू हो चुके थे और 1930 में बड़े पैमाने पर अबू धाबी के अंदर तेल के ज़खायर मिल गए थे। मगर इसके हमसाए दुबई के अंदर अभी तक तेल के ज़खायर नहीं मिले थे। इसी वजह से अबू धाबी और दुबई के अंदर छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए और जो 1947 में एक सरहदी तनाज़ा बन गया, जिसके बाद बरतानिया को मुदाखलत करनी पड़ी और इन दोनों के झगड़े को हल किया गया। इसी वजह से बरतानिया का इस इलाके पर कंट्रोल मजीद पुख्ता हो गया। बरतानिया ने इंट्रूशल स्टेट की तरक्की पर कभी भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बरतानिया सिर्फ इंट्रूशल स्टेट का समंदरी रास्ता ही इस्तेमाल करना चाहता था। दुबई की किस्मत तब बदली जब 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम उसके हुक्मरान बने। 1959 में जब वो यूरोप गए तो वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो दुबई की तकदीर ज़रूर बदलेंगे, इसे एक मालियाती हब बनाएंगे जहाँ पर दुनिया भर से लोग घूमने आया करेंगे और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने दफातर बनाएंगी। एक दिन इसका नाम भी पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा और दुबई की एक अलग पहचान होगी। दोस्तों, अब ज़रा आप दुबई की लोकेशन मैप पर देखें। ये खलीज फारिस है, इसके साथ ईरान, कुवैत, कतर और बहरीन लगते हैं और ये एक ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट है जो एशिया और अफ्रीका को आपस में मिलाता है। इस बात का अंदाज़ा शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम को था। 20वीं सदी में दुबई एक तिजारती बंदरगाह तो बन चुका था। खलीज फारिस के पास क्रॉसिंग पॉइंट में एक अहम बंदरगाह होने की वजह से दुबई में छोटी मोटी सरमायाकारी तो शुरू हो चुकी थी, मगर जो ख्वाब शेख राशिद बिन अल मखदूम ने देखा था उसके लिए ये सरमायाकारी छोटी थी। तो शेख राशिद ने तमाम बड़े बैंकों और आलमी मालियाती इदारों से लोन लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। 1960 में दुबई से सोना फ्रांस और लंदन भेजा जाता था। तभी 1966 के अंदर दुबई में भी तेल के ज़खायर मिल गए, मगर ये तेल के ज़खायर इतने ज़्यादा नहीं थे जितने उसके पड़ोसी ममालिक के पास थे। शेख राशिद को ये इल्म था कि तेल से उसकी इकोनॉमी ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तो तेल से आने वाला पैसा भी उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, याद रहे कि अभी तक भी दुबई ट्रूशल स्टेट का ही हिस्सा था। 1968 में ब्रिटिशर्स ने ऐलान किया कि वो 1971 तक इन तमाम ट्रूशल स्टेट से अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे और इनको आज़ाद रियासतें डिक्लेयर कर देंगे। दोस्तों, 1971 के बाद UAE के क़याम का वक्त आता है, जिसे आज मुत्तहिदा अमारात कहा जाता है। ये वो फैसला था जिसमें तमाम 7 रियासतों के बादशाहों ने मिलकर फैसला किया कि इन 7 रियासतों को मिलाकर एक मुल्क बना दिया जाए, जिसे आज UAE कहा जाता है, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दोस्तों, इस मैप पर देखें, ये वो 7 स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर UAE बना है। दोस्तों, जब ये एक मुल्क बन गया तब फैसला हुआ कि इसका एक सदर भी होगा और एक वज़ीर आज़म भी होगा। अब शेख राशिद
दुबई के वज़ीर आज़म बने। अब उनका ख्वाब था कि वो दुबई को जदीद से जदीद बनाएं, तो फिर इसके लिए उन्होंने कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी और 1972 में पोर्ट राशिद बनाया। दोस्तों, सब लोगों को मालूम है जब बहरी जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहरी जहाज़ में फ्यूल भरने, खाने पीने के लिए रुकना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें बंदरगाहों की ज़रूरत होती है। अब शेख राशिद जानते थे कि दुबई की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बहरी जहाज़ गुजरते हैं। जब दुबई की पोर्ट्स पर तिजारती सरगर्मियाँ अरूज पर थीं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहरी जहाज़ रुकते थे, तब शेख राशिद ने यह फैसला किया कि पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की बजाय उन्होंने इसे टैक्स फ्री जोन करार दे दिया कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना ही उनसे इंपोर्ट टैक्स लिया जाएगा, ना ही उनसे एक्सपोर्ट लिया जाएगा। दोस्तों, ये फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। अब ये रास्ता हर बहरी जहाज़ के लिए टैक्स फ्री जोन बन गया और हर बहरी जहाज़ यहाँ पर रुकने लगा। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि 2017 में एक सर्वे के मुताबिक जबले अली पोर्ट दुबई की जीडीपी में 26% हिस्सा डालता है और जाफसा यानी कि टैक्स फ्री जोन 24% हिस्सा डालता है। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात और बताएं कि कैसे PIA को यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो दुनिया में एक वक्त में मिसाली एयरलाइन थी और पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ एयरपोर्ट्स में आता था, कि दुबई ने इसके एयरपोर्ट से सारी ट्रैफिक को अपनी तरफ कैसे डाइवर्ट कर लिया। 1985 में दुबई ने एक एयरलाइन की बुनियाद रखी जिसे एमिरेट्स का नाम दिया गया। इस एयरलाइन की पहली परवाज़ 25 अक्टूबर को दुबई से कराची के लिए उड़ी। एमिरेट्स एयरलाइन के शुरू के वक्त में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने टेक्निकल मदद फराहम की। शेख राशिद ने एमिरेट्स के लिए जहाज़ भी पहले PIA के ज़रिए ही खरीदे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एयरलाइन का सारा बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर लिया और यहाँ की सारी ट्रैफिक दुबई में जाने लगी। 1990 में एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाली एयरलाइन बन गई थी। इसका रेवेन्यू हर साल तकरीबन $100 मिलियन से ज़्यादा था। शेख राशिद इस सारे रेवेन्यू को इसी के ऊपर ही खर्च कर रहे थे। इंटरनेशनल फ्लाइट्स और टैक्स फ्री जोन की वजह से दुनिया भर से टूरिस्ट दुबई आने जाने लगे। जाहिर सी बात है, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनके क़याम के लिए होटलों की ज़रूरत होगी, तो दुबई के अंदर इंटरनेशनल मयार के होटल बनाना शुरू कर दिए गए। अब होटल तो हर जगह होते हैं, मगर कुछ ऐसे मिसाली होटल्स हों जो दुनिया में कहीं भी ना पाए जाएं। ये सोच शेख राशिद के दिमाग में थी, तो उन्होंने हर चीज़ को ग्लैमराइज करने का फैसला किया। वो दुनिया भर के तमाम होटलों से मुनफरिद होटल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुर्जुल अरब होटल बनाने का फैसला किया। ये होटल एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया जाना था। इससे पहले कि ये होटल बनकर तामीर होता, 1990 में शेख राशिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के वज़ीर आज़म बने और उन्होंने अपने बाप के ख्वाब को पूरा करना चाहा और 1999 में इस होटल का इफ्तिताह किया गया। ये होटल उस वक्त के तमाम लग्जूरियस होटल में सबसे ज़्यादा अयाश होटल था और ये दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। शेख मोहम्मद राशिद कहते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी शहर को मुनफरिद बनना है और सबसे ज़्यादा तरक्की करनी है तो उस शहर को कुछ मुनफरिद करना होगा। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से आर्किटेक्चर्स को और इंजीनियर्स को बुलाना शुरू किया और जहाँ पर एक रेत पर कमरा बनाना मुश्किल है, दुबई ने वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स बनाना शुरू कर दिए। इन तमाम मसाइल के बाद दुबई में सबसे बड़ा मसला साफ़ पानी पीने का था। इसके लिए वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए जो समंदरी पानी को साफ़ करके पीने के लायक बनाते थे। शेख राशिद ने लोगों और कंपनी से टैक्स लेने की बजाय जो पैसा टूरिस्ट, तेल और शिपिंग यार्ड्स वगैरह से आता था, वो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना शुरू कर दिया। टैक्स फ्री कंट्री होने की वजह से दुनिया भर से ताजिरों ने दुबई का रुख किया और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। दोस्तों, दुबई दुनिया के तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर बन चुका था। कुछ अरसा पहले दुबई में एक ऐसा वक्त आ गया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रेनें जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती थी वो दुबई में थी। दोस्तों, दुबई में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिनमें पाम जुमेरा भी आता है, जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। इसे ना तो कंक्रीट और ना ही पत्थरों से बल्कि समंदर के अंदर से रेत निकाल कर बनाया गया है। यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई हीरों की तिजारत में तीसरे नंबर पर आता है। दुबई का एयरपोर्ट भी अपने आप में एक मिसाल है। ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में आता है। दुबई की पॉपुलेशन की बात करें तो दुबई की पॉपुलेशन तकरीबन 35 लाख है, जिसमें से इसकी अपनी मकामी पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख है। दोस्तों, दुबई ने इसलिए इतनी तरक्की की कि इसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा इन्वेस्ट किया, अपने मुल्क में टैक्स फ्री जोन करार दिया और तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को अपनी तरफ डाइवर्ट किया। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।